एक भाई अपनी सगी बहन से मिलने दिल्ली के जीबी रोड के एक कोठे में जाता है पैसे देकर। वो उसके साथ वहां उसके कमरे में काफी देर तक रहता है, लेकिन जब उसका जो ये समय था ये खत्म होने वाला था तो बाहर से उनका दरवाजा खटखटाया जाता है कि तुम्हारा टाइम हो गया और अब तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन वो भाई कहता है कि अभी उसे थोड़ी देर और इस लड़की के साथ रहना है जो कि उसकी सगी बहन थी। लेकिन बाहर से उसको ये बताया जाता है कि अगर तुम्हें ज्यादा देर तक अंदर रहना है तो तुम्हें डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये जो भाई था ये अपनी बहन के साथ उस कमरे में ज्यादा देर रुकने के लिए डबल पेमेंट करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन आखिरकार वो उसकी बहन उस कोठे तक पहुंची कैसे थी और आखिर उसका सगा भाई उसके साथ उस कमरे में कर क्या रहा था। जब आप ये सारा का सारा इंसिडेंट सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मोहित हुड्डा और आप देख रहे हैं ट्रू साइट। इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी 2019 में वेस्ट कोलकाता से, जहां पे दो लड़कियां वेस्ट कोलकाता के ही एक एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी। इनकी सैलरी थी अराउंड 35,000 पर मंथ। और ये जो दो लड़कियां थी ये बेस्ट फ्रेंड थी। और इन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम ज्योत्सना था वो रोती हुई अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है, जिसका नाम इस इंसिडेंट में हम रानी बताएंगे क्योंकि उसका असली नाम हम नहीं ले सकते इस इंसिडेंट में। तो वो उसको कहती है कि उसको दिल्ली से एक बहुत ही अच्छी जॉब का ऑफर आया था जहां पर उसे सैलरी 1 लाख के अराउंड मिल रही थी, लेकिन उसकी फैमिली उसको भेजने के लिए तैयार नहीं है, जिस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। जब रानी ने ये बात सुनी तो वो ज्योत्सना के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। मतलब ऑफिस टाइम में लंच वगैरह ये सब कुछ साथ में ही करती थी। इनफैक्ट ऑफिस के बाद भी अगर कहीं आउटिंग का प्लान हो तो दोनों साथ में ही जाया करती थी। इतनी अच्छी फ्रेंड्स थी ये दोनों। लेकिन अब सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि क्योंकि ज्योत्सना बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसकी फैमिली उसको बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन वहीं रानी दुखी तो थी, लेकिन जब उसने पूछा कि वहाँ से सैलरी कितनी ऑफर हो रही है तो उसने बताया 1 लाख के अराउंड पर मंथ। और ये जो जॉब थी अब ये रानी भी करना चाहती थी। इसलिए उसने ज्योत्सना से पूछा कि क्या मैं इस ऑफिस में जाकर तुम्हारी जगह ज्वाइन कर सकती हूँ। तो उसने उसे बताया कि हाँ तुम बिल्कुल ज्वाइन कर सकती हो। तो उसने वहाँ से एक लड़का भेजा जो कि उसको वहाँ पर छोड़ कर आया। तो ये जो रानी थी अब इस ऑफिस में पहुंची। ये दिन था 11 जून 2019 का। रानी वहाँ पर बैठी हुई थी और इंटरव्यू से पहले बहुत ही ज्यादा नर्वस भी लग रही थी। इतनी ही देर में एक चाय वाला वहाँ पर आता है ऑफिस के अंदर ही, क्योंकि वो ऑफिस का ही काम करने वाला था। अब वो उससे पूछता है कि मैडम आप चाय लेंगी या कॉफी। अब रानी क्योंकि बहुत ही ज्यादा परेशान थी वो उसे कहती है कि जो भी तुम अच्छा बनाते हो वो ले आओ। जरूरत मुझे काफी है क्योंकि मैं इंटरव्यू से पहले बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ। तो ये ऑफिस में काम करने वाला उसे कहता है कि आप क्या चाहते हैं मैं वही आपको अच्छे से बना कर दूंगा। तो रानी उसे कहती है कि तुम जाओ और एक अच्छी सी चाय बना कर लाओ, एक कड़क सी चाय बना कर लाओ ताकि वो कुछ अच्छा फील कर सके इंटरव्यू से पहले। अब ये काम करने वाला जाता है और एक अच्छी सी चाय बना के रानी के लिए लेकर आता है। वहीं रानी उस चाय को पीती है और उसे लगता है कि उसे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाती है। वो वहां इंटरव्यू देने के लिए बैठी थी और उसे लगा था कि अब वो थोड़ी ही देर में इंटरव्यू देगी, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो उससे भी ज्यादा भयानक था। जब रानी की आंख खुलती है तो उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। उसको दिखता है कि वो एक बेडरूम के अंदर है जहाँ पे रानी एक बेड पे लेटी हुई है और उसके सामने एक बूढ़ा इंसान खड़ा हुआ है जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। और वहीं जब रानी ने खुद को देखा तो उसके शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं था। वो चीखना चाहती थी, वो लड़ना चाहती थी उस इंसान से और वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसको कुछ ऐसा दिया गया था चाय में जिस वजह से उसके शरीर के अंदर ताकत ही नहीं बची थी और वो उनसे लड़ नहीं सकती, वो उठ तक नहीं पा रही थी। ये देखकर रानी बहुत ही ज्यादा परेशान, बहुत ही ज्यादा दुखी और बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। थोड़ी ही देर पहले वो एक ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए बैठी हुई थी, लेकिन अचानक से वो यहाँ पर कैसे पहुँच गई। ये देखते देखते रानी के सामने वो बूढ़ा इंसान बाहर जाता है उसके साथ इंटीमेट होके। उसके बाद एक और इंसान अंदर आता है और वही सेम चीज उसके साथ फिर से करता है। रानी काउंट करती रहती है और पहले ही दिन जो कि 11 जून का दिन था, पहले ही दिन कम से कम 15-16 लोग उसके साथ ये काम करके जाते हैं।
रानी काउंट कर रही थी 15-16 मर्दों तक, लेकिन उसके बाद तो उसने काउंट करना भी बंद कर दिया। जब भी रानी चीखने की कोशिश करती या उठने की कोशिश करती, जब भी वो जो उसको चाय के थ्रू नशा दिया गया था, जब भी उसका असर कम होता दिखता, तो उसके बाद ही उसको मारना पीटना शुरू कर दिया जाता, जिसके बाद उसे वो इंजेक्शन दे दिए जाते, फिर से वो गोलियां दे दी जाती, जिस वजह से वो वापस बेहोश हो जाती या फिर लड़ नहीं पाती या फिर चीख नहीं पाती। ये सब रानी के साथ कॉन्टिन्यूसली होता जा रहा था। इसके बाद भी जब रानी उठती, खाना मांगती, तो उसे फिर से मारा पीटा जाता। जब भी पानी मांगती थी तो भी मार पड़ती थी। वो ये तो कहती थी कि कम से कम उसे पहनने के लिए उसके शरीर पर कपड़े तो दे दो, लेकिन जब वो ये बात कहती थी तब भी उसको मारा जाता और पीटा जाता, और हर वो कोशिश की जाती थी कि रानी अपने कमरे तक से बाहर ना निकल सके, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ रानी ऐसी लड़की थी जो कि इस जगह की हैबिचुअल नहीं थी। असल में रानी जहाँ पहुँच गई थी वो दिल्ली का जीबी रोड का कोठा नंबर 68 था, जिसमें रानी को इस तरह से बेहोश करके पहुंचा दिया गया था। और अब वहां रानी के साथ वो सब कुछ हो रहा था जो उसने अपनी जिंदगी में कभी इमेजिन भी नहीं किया था। लगभग 1.5-2 महीने हो गए थे रानी को यहाँ पर, और दूसरी तरफ उसकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर रानी कहाँ पर चली गई, और इसीलिए उन्होंने वेस्ट कोलकाता के एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई थी। लेकिन वहीं से भी उनको रानी का कुछ पता तक नहीं चल रहा था कि रानी आखिरकार है कहाँ। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और फैमिली एक तरह से उम्मीद छोड़ भी चुकी थी कि रानी अब उन्हें कभी मिल भी पाएगी। लेकिन इसी बीच रानी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसका वहाँ से छूटना शायद पॉसिबल हो सकता था। रानी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो वेस्ट कोलकाता से थी, यहाँ पर काफी सारे कस्टमर्स आते थे जो कि उसको प्रेफरेंस देते थे, जो कि रानी के पास जाना चाहते थे, क्योंकि रानी देखने में काफी सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और यंग भी थी। तो इसी वजह से ज्यादातर लोग उसी के पास जाते थे, ज्यादा पैसे देकर भी। और ये सब कुछ रानी के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 1.5-2 महीने से हो रहा था। लेकिन इसी बीच एक कस्टमर ऐसा आया जो कि उसी के वहाँ का वेस्ट कोलकाता का ही था, और इसी के साथ जब रानी ने देखा कि वो उसी के गांव, उसी के वहाँ का है और वहाँ की लैंग्वेज भी जानता है, तो रानी ने उसमें इंटरेस्ट लेना ज्यादा शुरू कर दिया। रानी बाकियों के कंपैरिजन में उससे ज्यादा बातचीत किया करती थी, थोड़ा ज्यादा अच्छे से बात करती थी, अच्छे से बिहेव करती थी, और इसी वजह से ये जो कस्टमर था ये रानी के साथ बाकियों के मुकाबले ज्यादा खुश भी था। ये काफी फ्रीक्वेंटली रानी के पास आता रहता था, रानी के साथ इंटीमेट होने के लिए ही। 4 से 5 बार इंटीमेट होने के बाद जब रानी ने देखा कि शायद ये इंसान के साथ वो बात कर सकती है, वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है, तो उसने उससे बात करी। उसने उस इंसान से कहा कि क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं, मैं आपके पाँव तक छूने के लिए रेडी हूँ। उसने कहा कि ये मेरे भाई का नंबर है, क्या आप मेरे भाई को कॉल करके ये बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, इस कोठे में हूँ और यहाँ पर ये काम हो रहा है, और क्या वो मुझे यहाँ पर आकर बचा सकता है। दूसरी तरफ ये जो इंसान था ये भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, हालांकि उसने बाहर किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन वो रानी को कंटिन्यूअसली यही कह रहा था कि अगर मैंने तुम्हारे भाई को कुछ भी बताया तो ये लोग मुझे भी मार देंगे और इस वजह से मेरी जान को भी खतरा हो जाएगा। लेकिन रानी उसके सामने बहुत ही ज्यादा रोए जा रही थी, बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाए जा रही थी, और उसे सिर्फ यही बात कह रही थी कि अगर तुम मेरे भाई को फोन कर देते हो तो मेरे यहाँ से निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि मैं यहाँ से आजाद हो जाऊं। लेकिन ये जो इंसान था इसका आखिरकार दिल पिघला और उसने वही किया जो रानी ने उसको करने के लिए कहा था। उसने कोठे से बाहर जाते ही रानी के भाई को कॉल किया, ये कहते हुए कि सामने जो इंसान बात कर रहा है क्या वो रानी का ही भाई है, और आगे से उसके भाई ने बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ उससे बात की कि शायद उसे रानी का कुछ पता चल गया है, और वैसा ही सामने वाले इंसान ने उसे बताया भी। उसने बताया कि मैं अपनी पहचान तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं कौन बोल रहा हूँ या कौन बात कर रहा हूँ, बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में है और वो यही चाहती है कि तुम किसी भी तरह से आकर उसको बचा लो, वो पिछले 2 महीने से यहीं पर फंसी हुई है। रानी के भाई ने फिर से उससे पूछना चाहा कि आखिर वो इंसान है कौन, और उसने सिर्फ ये कहकर फोन काट दिया कि मैं तुम्हें अपनी पहचान नहीं बता सकता। लेकिन फाइनली अब रानी की फैमिली को ये पता था कि रानी आखिर है कहाँ, और इसी के बाद रानी का भाई रोता हुआ अपनी फैमिली के पास पहुंचा, अपने माँ बाप के पास पहुंचा, जहाँ पे उसने बताया कि उसे रानी के बारे में कुछ पता चला है और अभी के अभी
उसे दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा। और यही कह के वो दिल्ली के लिए निकल गया। अब कोलकाता से वो आया हुआ इंसान दिल्ली पहुंचा, जहाँ पर वो ना ही किसी को जानता था, एक अनजान शहर में जहाँ पे उसको कुछ भी नहीं पता था और उसे बस एक उम्मीद थी कि वो अपनी बहन को बचा लेगा। शुरू में तो वो बस अपनी बहन से एक बार मिलना चाहता था। वो चाहता था कि वो बस एक बार अपनी बहन से मिल ले, ये देख ले कि वो आखिर ठीक है कि नहीं, फिर देखेंगे कि उसको किस तरह से निकालना है। ये कहते हुए रानी का भाई सबसे पहले दिल्ली पहुंच के उसी इंसान को कॉल करता है जिसने उसको रानी के बारे में बताया था। सामने से ये इंसान फिर से कॉल उठाता है। वो बताता है कि वो करोल बाग से है और रानी का भाई उससे बहुत इमरजेंसी में मिलना चाहता था। ये इंसान आखिरकार रेडी हो गया रानी के भाई से मिलने के लिए। उसने रानी के भाई को करोल बाग अपने ही घर में बुलाया। जब रानी का भाई वहाँ पर पहुंचा तो उस इंसान ने उसको रानी के बारे में सब कुछ बताया। जब रानी के भाई ने उस इंसान से पूछा कि वो आखिर रानी के बारे में ये सब कुछ कैसे जानता है, तो वो इंसान काफी ज्यादा शर्मिंदा था उसके सामने। उसने बताया कि वो रानी से काफी अच्छे से बातचीत करता है और वो 3 से 4 बार रानी के साथ कस्टमर बन के भी जा चुका है, उसके साथ इंटीमेट होने। उसने बताया कि मैं काफी शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास अभी मौका है, तुम अपनी बहन को बचा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि ये काम बहुत ही ज्यादा होशियारी से करना पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जान जा सकती है, यहाँ तक कि उस इंसान की जान को भी खतरा है। ये सुनकर रानी का भाई और भी ज्यादा डर गया, क्योंकि उसने बताया कि जहाँ पर रानी है उस एरिया में जो वो इंसान है उनकी बहुत ही ज्यादा जान पहचान है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं और ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम सीधा जाके वहाँ पर जाके अपनी बहन को वहाँ से निकाल कर लेके आ जाओ। तुम्हें कोई ना कोई वहाँ पे स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, कोई ना कोई तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। ये सुन के रानी का भाई वहाँ से चला गया बहुत ही टेंशन में। लेकिन अभी क्योंकि वो सबसे पहले अपनी बहन से मिलना चाहता था, तो वो इसी जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में पहुंचता है, जहां पर वो एक मैनेजर से मिलता है जो कि एक लेडी थी और यही उनको उन लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाती थी जो भी वहां पर कस्टमर्स जाते थे। तो ऐसे ही ये इंसान भी वहां पर पहुंचता है और वहां पर जाकर कहता है कि उसको एक लड़की चाहिए और इसी वजह से मैनेजर उसके सामने लड़कियां पेश करना शुरू करती है। लेकिन वो हर एक लड़की को रिजेक्ट कर रहा था, क्योंकि रानी उनमें से एक भी नहीं थी। काफी देर होने के बाद ये इंसान कहता है कि उसको एक फ्रेश लड़की चाहिए, अगर अवेलेबल हो तो इतने में ये मैनेजर कहती है कि इसके लिए वो लड़की लेके आओ जो 2 महीने पहले ही आई थी, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। और इसी बीच जब इनकी ये कन्वर्सेशन हो रही थी, उसी टाइम एक इंसान पीछे से कहता है कि उसकी डिमांड सचमुच बहुत ही ज्यादा है और उसके चार्जेस भी बहुत ज्यादा लगते हैं और अभी वो एक कस्टमर के साथ बिजी है। ये सुनते ही रानी का भाई समझ गया कि उसकी बहन की ही बात हो रही है, जिस वजह से वो कहता है कि अगर देर भी लगेगी और उस लड़की की डिमांड सबसे ज्यादा है तो मैं उसी से मिलना चाहता हूँ, मैं वेट करने के लिए भी रेडी हूँ और ज्यादा पेमेंट देने के लिए भी रेडी हूँ। ये सुन के वो मैनेजर रेडी हो गई इस बात के लिए और वहीं पर उसके भाई को वेट करने के लिए कहा गया। वहीं पे कुछ देर बाद रानी का कमरा खुलता है और वहाँ से एक इंसान बाहर निकल कर आता है और पीछे पीछे रानी भी निकल के बाहर आती है। वहाँ पे वो अपने भाई को देखती है। अभी भी रानी पूरी तरह अपनी सेंसेस में नहीं थी, लेकिन वो अपने भाई को देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मसार फील कर रही थी, क्योंकि ऐसी जगह पे जब एक भाई अपनी बहन को देखे तो ऑब्वियसली फीलिंग्स ऐसी ही रहेंगी। वो उससे बात भी करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि उसका भाई उसे यहाँ बचाने के लिए ही आया है और अगर वो चुप रहे तो उसी में उसकी भलाई है। और इससे पहले रानी कुछ बोले, उससे पहले उसके भाई ने बोला कि हाँ मुझे यही लड़की चाहिए, मैं इसी लड़की के साथ जाना चाहता हूँ। ये बोलते ही रानी के भाई ने पैसे दिए और वो रानी को लेकर चला गया रानी के कमरे में। वहाँ पहुँचते ही वो दोनों भाई बहन जोर जोर से रोने लगे, लेकिन क्योंकि उनकी आवाज बाहर ना जाए इस वजह से उन्होंने एक दूसरे का मुंह तक बंद कर लिया। कितना ज्यादा इमोशनल और कितना अनफॉर्चुनेट था ये सब कुछ, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भाई बहन दोनों कमरे में जाकर एक दूसरे का मुंह बंद कर रहे थे कि कहीं बाहर कोई उनका रोना ना सुन ले। इसके बाद वो दोनों नॉर्मल हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको ये तक पता नहीं चल रहा था कि टाइम क्या हो गया है, उनको टाइम का कुछ अंदाजा ही नहीं था। और वहां से बाहर से दरवाजा ठकठकाना शुरू कर दिया जाता है कि तुम्हारा टाइम हो गया और तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। लेकिन रानी का भाई अपनी बहन के साथ और ज्यादा टाइम बिताना चाहता था और इसीलिए वो बोलता है कि वो डबल चार्जेस दे देगा
लेकिन वो यहाँ पर और ज्यादा रुकना चाहता है। और इसके बाद उन दोनों की कन्वर्सेशन होती है और रानी वहीं पर अपने भाई को बताती है कि कैसे वो यहाँ पर पहुंची एक चाय पीने के बाद, और उसे खुद भी नहीं पता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने बहुत सारे मर्द थे जो कि बारी बारी से आकर इस तरह से उसके साथ ये नीच हरकत कर रहे थे, और वो भी उसकी मर्जी के बिना। वो चाहती थी चीखना, वो चाहती थी भागना, लेकिन उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो ये सब कुछ कर पाए। बेचारी फंस गई थी वहाँ पे और उसके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था। ये सुन के ये सारी बातें होने के बाद रानी का भाई उसको कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ये कह के वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और बाहर आके वो सोचने लगता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। अगर वो पुलिस स्टेशन में जाए और पुलिस को भी अगर इस बात का पता हो तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है, और पुलिस कहीं इस कोठे वाले से मिली हुई हो तो वो सच में बहुत बड़े ट्रबल में आ सकते हैं। तो उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवाई। बहुत ज्यादा सोचने के बाद भी उसको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था कि वो किस तरह से रानी को यहाँ से बाहर निकाले। अब 1-2 दिन के बाद वो फिर से वहीं पर गया, कोठा नंबर 68 में, और वहां जाने के बाद उसने फिर से रानी के लिए पेमेंट की और फिर से रानी के साथ उसके कमरे में चला गया। वहां पे जाके उसने रानी से ही पूछा कि आखिर वो करे क्या, किस तरह से उसको यहाँ से बाहर निकाले। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा और वो चाह के भी पुलिस स्टेशन की तरफ नहीं जा पा रहा। तो इतने में ही रानी ने ही उसको सॉल्यूशन बताया। रानी ने उसको एक लेडी के बारे में बताया जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली उस कोठे पे आती रहती थी, उन लेडीज की सुरक्षा के लिए कि अगर किसी को यहाँ पर फोर्सफुली तो नहीं रखा गया है तो वहाँ पे वो उनकी हर पॉसिबल वे में कानूनी हेल्प करे। और ये जो लेडी थी इनका नाम था स्वाति मालीवाल। ये महिला आयोग की अध्यक्ष थी और कहीं पे कभी रानी ने उनका नाम उस कोठे पर ही कहीं सुन लिया था कि वो किस तरह से उन महिलाओं के लिए कदम उठाती रहती है और उनकी हर पॉसिबल वे में सुरक्षा करती हैं। तो रानी ने अपने भाई को यही बताया कि वो जाके स्वाति मालीवाल से मिले, वहीं उनकी सहायता कर सकती है। रानी का भाई ये सुन के बहुत ही उम्मीद के साथ कोठे से बाहर निकला, और यहाँ से निकलने के बाद रानी का भाई सबसे पहले दिल्ली के DCW में गया। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की एक मेंबर से मिला जिनका नाम था किरण नेगी। किरण नेगी से रानी के भाई ने ये सब कुछ शेयर किया कि किस तरह से वो अभी अपनी बहन से मिलकर आ रहा है और किस तरीके से वो पिछले 2 महीनों से परेशान है, और उसको बहाने से वहाँ पर लेके गए हैं। वो एक जॉब के लिए वहाँ से यहाँ आई थी और किस तरह से उसको चाय में नशे की गोलियां मिलाकर वहाँ पर ले जाया गया, और तब से उसको यहीं पे जबरदस्ती बांध कर रखा गया है। ये सुन के किरण नेगी ने इस मामले की गंभीरता को समझा और उसने तभी स्वाति मालीवाल को कॉल किया और उन्हें बताया कि कैसे उनका भाई तक यहाँ पर उनके साथ बैठा है और अभी के अभी उससे मिलकर आ रहा है, और इस मामले में कोई भी झूठ नहीं है क्योंकि उसका भाई यहाँ पर बैठकर हमें सब कुछ बता रहा है और यहाँ तक वो उससे मिलकर आया है। तो इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है। ये सुन के स्वाति मालीवाल ने DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मनदीप सिंह रंधावा को कॉल की और उन्होंने उसे बताया कि किस तरह से GB रोड के कोठा नंबर 68 में एक लड़की को किस तरह से जबरदस्ती रखा हुआ है और इस कोठे पे उनको रेड मारनी है और वहाँ से उसको सुरक्षित बाहर निकालना है। तो ये जो मनदीप सिंह रंधावा थे उन्होंने भी उनका काफी अच्छे से साथ निभाया और उन्होंने कहा कि वो इसके लिए एक डेट डिसाइड करेंगे, और ये जो डेट डिसाइड हुई थी ये थी 9 अगस्त 2019। मतलब रानी को उस कोठे में फंसे हुए 2 महीने पूरे होने वाले थे। अब यहाँ पे भी उन्होंने एक प्लान बनाया क्योंकि हो सकता था कि वो वहाँ पर कोठे में रेड मारने जाए और वो लोग रानी को वहाँ से गायब कर दें। तो उन्होंने यहाँ पर प्लान ये बनाया कि 9 तारीख को भी जो रानी का भाई है वो कस्टमर बन के रानी से मिलने जाएगा और वो तब तक रानी के पास वहाँ पर रहेगा जब तक पुलिस वहाँ पे रेड मारने नहीं पहुँचती। ये सब कुछ डिसाइड होता है और एज डिसाइडेड 9 अगस्त को भी रानी का भाई कोठा नंबर 68 में रानी से मिलने कस्टमर बन के पहुँचता है। वहाँ पे पहुँच के वो रानी के साथ एक रूम में रुक जाता है और वहाँ वो रानी को सब कुछ बताता है कि किस तरह से उसका आज इस कोठे में आखिरी दिन है और आज वो इन सारी बंदिशों से आजाद होने वाली है। आज वो फाइनली घर जाने वाली है। ये कह के वो दोनों भाई बहन उस कमरे में चुपचाप बैठे रहते हैं इस उम्मीद में, इस इंतजार में कि कब पुलिस वहाँ पर आएगी और उन दोनों को वहाँ से लेकर जाएगी। तो जैसा कि डिसाइडेड था मनदीप सिंह रंधावा रेड मारने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं और जब रेड मारते टाइम वो इस कोठे को, इस कमरे को खोलते हैं तब वहाँ से दोनों भाई बहनों को सुरक्षित निकाल लिया जाता है।
जिसके बाद जो कि भाई था वो अपनी बहन को लेकर वापस अपने घर चला जाता है और इसके बाद यही जो कोठे की मैनेजर थी उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा जो भी लोग इस सिनेरियो में जुड़े थे जब से रानी के साथ ये सारी चीजें होनी शुरू हुई थी, उन सब को मैनेजर के साथ ही अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से उस ड्यूरिंग जब ये इंसिडेंट हुआ था तो हर इंसान ने इस मामले में हर इंसान की बहुत प्रेज की थी कि जिसने भी रानी के भाई और रानी की इस मामले में हेल्प करी थी, चाहे वो किरण नेगी हो, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो या फिर चाहे वो मनदीप सिंह रंधावा हो। हर इंसान ने बहुत ही अच्छे से काम किया था और इन सबको बहुत ही ज्यादा प्रेज मिली थी इस सब के लिए। और साथ ही इस भाई की भी बहुत तारीफ की गई थी जिसने अपनी बहन को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित तरीके से, बहुत ही ज्यादा क्लेवरनेस के साथ उसको वहां से बाहर निकाला था। तो ये था एक ऐसा इंसिडेंट जो कि हमें बताता है कि आप चाहे कितनी भी भयानक, कितनी भी बुरी सिचुएशन में हो, अगर आप सूझबूझ से काम लेते हो तो आप उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, जो कि एक टाइम पे इम्पॉसिबल नजर आती है। तो आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी ये क्राइम प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें ऐसे ही कई सारे सच्चे किस्से हैं और आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून।